आज हम बात करेंगे 3 ईयर टैक्स एग्जेम्पशन की। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमें बेनिफिट दे रही है एज अ स्टार्टअप। क्या बेनिफिट दे रही है? वो कह रही है कि अगर आप एक स्टार्टअप हो, न्यूली रजिस्टर्ड हो, तो आपके रजिस्ट्रेशन के 10 ईयर के अंदर अंदर, मतलब फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर किन्हीं भी 3 ईयर्स के लिए आप टैक्स हॉलिडे के लिए ऑप्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेसिक पॉइंट है। बट उसमें जो टेक्निकलिटीज है उस पर हम बात करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, आई जस्ट गिव यू अ brief background about me. So my name is Mahek Vadera. I am a chartered accountant, company secretary, cost accountant, lawyer, and I have done valuation. I have done some assignments for as a social impact assessor also, and I am an insolvency professional also. These are my qualification. But by heart, I am purely a startup person who helps people in starting and launching their businesses, setting up their presence online, offline, doing strategic advisory to them. है ना? जब स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था, बट फ्रॉम लास्ट 7-8 years, बिकॉज मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था, जैसा आप देख रहे हैं, लाइक आई हैव 14+ years ऑफ एक्सपीरियंस, तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से बट आई हैव गेन्ड इज कि कैसे चीजों को स्क्रैच से बिल्ड किया जाता है और कैसे उसको एंड टू एंड डिलीवर किया जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई हैव जस्ट रेप्लिकेटेड दैट फॉर स्टार्टअप्स, एंड उससे ये फायदा हुआ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हम 1 लोग 2 लोग थे, और जब वो प्रोजेक्ट फिनिश किया तो हम 200-300 लोग थे। तो एंड टू एंड एक पूरी हमें लाइफ साइकिल पता लगी कि चीजें कैसे आइडिएट की जाती हैं, कैसे डेवलप की जाती है, कैसे डिलीवर की जाती हैं, कैसे क्लाइंट पिच किया जाता है, कैसे मार्केट किया जाता है। तो इन्फोसिस और EY में मेरे को जो एक्सपोजर मिला उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, जिस बेनिफिट को आगे मैंने अपनी खुद की जब कंसल्टिंग स्टार्ट की तो उसमें आई हैव रेप्लिकेटेड इट, एंड उसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। लेकिन इट इज समथिंग विच नेवर एंड्स, तो हमें एज अ प्रोफेशनल सबको ग्रो करना है, एंड वही मेरी भी एक जर्नी है। और हम साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन ग्रो टुगेदर, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। तो आप और हम जब साथ मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट्स को, जिनको आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, आपको रेफर करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम भी है जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आफ्टर दिस सेशन यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ देयर एज वेल। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अभी हम बात करते हैं कि ये सेशन किन के लिए है। ये सेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए सेशन रेलिवेंट है, बिकॉज आपको अगर पता होगा कि ATIAC सिर्फ एक पिच डेक बनाना या फॉर्म फाइल करना नहीं है, आपको पता होगा कि कौन आइडियल क्लाइंट है, किसको ये पिच करना है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि आपका जो क्लाइंट है क्या वो इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं, तभी आप उसमें अपना समय लगाएं। और अगर आप वो समय लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके समय पे आपको ROI आना चाहिए, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप ये खुद से ट्राई जरूर कर सकते हैं, बट जैसे एक टैक्स नोटिस को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टैक्स नोटिस रिप्लाई करने का एक्सपर्ट है वो फाइल कर सकता है, जैसे अपील फाइल करने का एक्सपर्ट लिटिगेशन एक्सपर्ट कर सकता है, राइट। जैसे NCLT का मैटर एक NCLT एक्सपर्ट कर सकता है, वैल्यूएशन का असाइनमेंट एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट कर सकता है, राइट। तो ऐसे ही ये भी एक ऐसी चीज है जो एक एक्सपर्ट की हेल्प से आपको करनी चाहिए, रिकमेंडेड है। बट ऐसा नहीं है कि आप खुद से कर ही नहीं सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट अगर ये अटक जाए तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस, एंड इसमें काफी सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। अराउंड मैंने एक चेकलिस्ट इसकी बना रखी है, सो अराउंड इसमें 80-85 चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं अगर हम ये करते हैं तो, है ना। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें कुछ चीजें मैं डिस्कस भी करूंगा इस वेबिनार के दौरान, तो आप एंड तक बने रहेंगे तो होप आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी उन चीजों पे। अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टाइप यस इफ आई एम ऑडिबल। ओके, सो कुछ कॉमन मिथ्स क्या हैं। मतलब क्लाइंट जब आपके पास आएगा या हमारे पास भी आता है तो जनरली क्या होता है, उसको लगता है कि यार मेरी नई कंपनी बनी है ना, तो 3 ईयर टैक्स हॉलिडे तो बाय डिफॉल्ट से मेरे पास है ना। 90% लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भैया मेरे तो नया स्टार्टअप मैंने रजिस्टर किया है, तो उनको यही नहीं पता कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है जो DPIIT देता है, और टैक्स हॉलिडे एक अलग चीज है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ लॉयर, एज अ एक्सपर्ट, आपको ये क्लाइंट को क्लियर करना, एजुकेट करना आपका काम है कि आपको उनको बताना है कि भैया आपने कंपनी बनाई है, 3 ईयर टैक्स हॉलिडे बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको पहले DPIIT में रजिस्टर करना होगा, फिर जब वो अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है टैक्स एग्जेम्पशन की, टैक्स हॉलिडे की, तो ही आप इसमें अप्लाई करें, बिकॉज सब लोग इसके लिए एलिजिबल होते भी नहीं है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी क्लाइंट को। ठीक है, तो यही 2 मिथ्स है। पहला ये है कि कंपनी बनाई तो 3 ईयर टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा, और दूसरा ये है कि स्टार्टअप इंडिया मिल गया तो टैक्स हॉलिडे भी अपने आप मिल गया, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। जबकि फैक्चुअल चीज क्या है कि जो स्टार्टअप एलिजिबल है उनको ये ATIAC मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। एंड स्टार्टअप इंडिया DPIIT जरूरी है, और स्टार्टअप इंडिया DPIIT सिर्फ ATIAC के लिए जरूरी नहीं है। अगर टैक्स
हॉलीडे के अलावा उसे और बेनिफिट्स भी लेने हैं, जैसे मान लो कोई स्टार्टअप क्रेडिट्स लेने हैं या कुछ और बेनिफिट्स लेने हैं, जैसे ग्रांट लेना है या सीड फंडिंग लेना है विद इन फर्स्ट 2 years, तो उसके लिए भी DPIIT रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो DPIIT रजिस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ अ विंडो जो आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल कर देता है कि आगे आप ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब ये मिलने के बाद, टैक्स हॉलीडे मिलने के बाद सबसे अगला सवाल, सबसे पहला सवाल ये होता है लोगों का, टैक्स हॉलीडे मिल गया तो मेरे को जीरो टैक्स पे करना है, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि जीरो टैक्स पे करना है या कोई और टैक्स है जो इस पे एप्लीकेबल होता है या नहीं। ठीक है, तो 80 IAC बेसिकली क्या है? ये टैक्स हॉलीडे की जो हम बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर ये डिफाइंड है। और इसमें टैक्स एग्जेम्पशन 100% ऑफ प्रॉफिट्स जो डिराइव करते हैं एलिजिबल बिजनेस। अब ये एलिजिबल बिजनेस जो है ना, इसकी बहुत रेलिवेंस है यहाँ पे। मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं रखूंगा इस सेशन को, बट थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हर एक आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 80 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट बना रखी है, तो कुछ 8-10 पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला टैक्स हॉलीडे एक फॉर्म फाइलिंग नहीं है। ठीक है ना, आपको देखना पड़ेगा कि भैया स्टार्टअप कितना पुराना है, 10 साल से ज्यादा पुराना तो नहीं है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डेट चेक करनी पड़ेगी, टर्नओवर देखना पड़ेगा। अब टर्नओवर ना आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि टर्नओवर इस कंपनी का कितना है, आपको टर्नओवर ये देखना है कि क्या ये बंदा जो मेरे पास टैक्स एग्जेम्पशन के लिए आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसने पहले कोई कंपनी बना रखी हो, उसमें 100 करोड़ कर चुका हो, अब नई कंपनी बनवा रहा है सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए। क्योंकि डिपार्टमेंट जब ड्यू डिलिजेंस करता है तो ये सब चीजें चेक करता है और ये सब चीजें वो रेज करता है एज अ कंसर्न, और जब वो रेज होती है तो उसमें बहुत चैलेंज आते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, 90% केसेस में हो सकती है, हो ही जाती है एप्लीकेशन रिजेक्ट, बिकॉज उसने बनाई ही नई कंपनी सिर्फ इस पर्पस के लिए कि टैक्स हॉलीडे अवेल कर ले, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं। क्योंकि ये स्कीम ही स्टार्टअप्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, है ना। स्टार्टअप को क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे कैसे उनकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है, कैसे ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो जाता है 80 IAC लेने के बाद, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट पहले ये एलिजिबिलिटी आप एक बार चेक कीजिए कि स्टार्टअप की एंटिटी टाइप क्या है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP को ही मिलता है। और इसका जो रिकॉग्निशन है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड्स OPC आल्सो, जस्ट टू क्लैरिफाई। इसका जो रिकॉग्निशन है वो ये है कि इट मस्ट बी DPIIT रिकॉग्नाइज्ड, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो DPIIT ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें ये रिकॉग्नाइज होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत रेलिवेंट है, IMT करके ना एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होता है, जिसमें 15 से 18 IRS ऑफिसर्स की टीम बैठती है। जो मीटिंग आज से 8 साल पहले 1-2 बार मैंने भी अटेंड किया है उद्योग भवन में। उस टाइम हम इस सेक्शन पे जब वर्क कर रहे थे, मैं अपनी फर्म की तरफ से वहां गया था, उन्होंने काफी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, तो तब हमें पता लगा कि इसका क्या प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फाइल की और ये कहीं बैकडोर से कुछ अप्रूव हो जाए। इसका अप्रूवल जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी सारे ऑफिसर इसको रिव्यू भी करते हैं और डिस्कशन होने के बाद ही अप्रूव होता है। ठीक है, इसलिए ही आज की डेट में 8 से 10 महीने लग रहे हैं इसको अप्रूव होने में। वो अलग बात है कि वो जो 8 से 10 महीने लग रहे हैं, वो आने वाले कुछ समय में हो सकता है 3-4 महीने में अप्रूवल आने स्टार्ट हो जाए, बिकॉज इसमें बैकएंड में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगेन उस पर भी मैं आपको अपडेटेड रखूंगा, अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो उसमें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है ड्यू टू लॉट ऑफ एप्लीकेशन, वो कम होने वाली है कुछ समय में। एंड देन कम्स द बिजनेस मॉडल। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है, देखो ये एंटिटी एलिजिबिलिटी इज जस्ट वन फिल्टर। ये फिल्टर लगाने के बाद जो सबसे मेन फिल्टर है वो हमको ये लगाना है कि जो बिजनेस मॉडल है ना, जो इसका विजन है ना फाउंडर का, वो क्या है। ठीक है, तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि इट्स मोर अबाउट नोइंग फाउंडर। आपने स्टार्टअप से ज्यादा फाउंडर को देखना है कि भाई ये फाउंडर जो है ना, क्या ये डिफॉल्टर तो नहीं है, कोई पुरानी कंपनी में डिफॉल्ट तो नहीं कर रखे, इस कंपनी की कंप्लायंस अप टू डेट है इसकी या नहीं है। ठीक है, जो ये करना चाह रहा है इसका विजन कितना बड़ा है, मिशन कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इनके पैरामीटर्स हैं, ये ऐसे ही नहीं दे देते किसी को भी एग्जामिशन, ये वैलिडेट करते हैं। ठीक है, कि कंपनी जो है ना उसके काम से मतलब कुछ इनोवेशन कर रहा हो, वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा हो, कुछ इनोवेटिव सर्विसेज हो, है ना, कुछ प्रोसेसेस हो, सिग्निफिकेंट बहुत तगड़ा कोई इंप्रूवमेंट कर रहा हो किसी चीज में, है ना, या कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो। ठीक है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा हो, वेल्थ जनरेशन हो रहा हो। तो ये कुछ पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं इवैल्यूएशन जब होती है बिजनेस की। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि ये एक ऐसी चीज हो गई, ये ना एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट है। इट इज नॉट अबाउट अ टैक्स प्रैक्टिशनर काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि है तो 80 IAC इनकम टैक्स में, बट टैक्स प्रैक्टिशनर की एक्सपर्टीज इसमें काम नहीं आएगी। इसमें काम आएगी आपकी मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्किल्स। तो अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बैकग्राउंड से है या उसको सीखना चाहते हैं या इस डोमेन में आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको खुद करें। अगर आप ये वाले चीजों को एक एक्सपर्ट से कराना चाहते हैं, जिसमें आप मेरे से भी करा सकते हैं, जिसमें आप किसी और एक्सपर्ट से भी करा सकते हैं, तो उसमें ये बेनिफिट ये रहेगा आपको कि आपका टाइम बचेगा। और इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको ये पता लग जाए कि आपका जो क्लाइंट है क्या उसको 80 IAC आपको पिच करनी भी है या नहीं है। ठीक है, ये वेबिनार सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं आपके लिए।
और ऐसे ही और भी वेबिनार्स करेंगे, खाली ATISC पे नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें अभी बकेट में। बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट वेदर योर क्लाइंट इज एलिजिबल और नॉट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आप क्लाइंट को पिच करेंगे, ठीक है, आपको लगा ये आइडल क्लाइंट है, बट आपको लग रहा है कि यार ये तो पैसे नहीं देगा, ठीक है, तो उससे पैसा कैसे निकलवाना है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है उस पर्पस के लिए। आपने क्लाइंट को ये चीज क्लियर करनी है कि भाई देखो, अगर फ्यूचर में तुम्हें स्केल करने हैं ऑपरेशंस, ठीक है, पहली बात ये है तुम्हारा जो भी टैक्स सेविंग होगा इस टैक्स हॉलिडे की वजह से, तुम अपने स्टार्टअप को एक अट्रैक्टिव स्टार्टअप बना लोगे फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एंजल इन्वेस्टर्स और VCs प्रेफर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा कैश फ्लो बेटर होगा इन कंपैरिजन टू योर पीयर जिसके पास टैक्स हॉलिडे नहीं है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यूएशन और क्रेडिबिलिटी बेटर होगी इन कंपैरिजन टू योर पीयर, है ना, और तुम्हारी फंड रेजिंग आसान भी हो जाएगी बिकॉज तुम्हारे पास ये है टैक्स हॉलिडे, ठीक है। अब वैल्यूएशन कैसे होगी बेटर, वैल्यूएशन इसलिए बेटर होगी क्योंकि कैश फ्लो बेटर हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड देन लॉस मेकिंग जो स्टार्टअप्स हैं, अब आपका कॉमन मिथ होता है, काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हैं मेरे से कि यार मेरे तो अभी ये तो क्लाइंट का ना कुछ टर्नओवर तो है नहीं, ठीक है, तो मैं आपको अपनी ही एक केस स्टडी बताता हूँ। एक बायोटेक कंपनी का हमने ये किया था, ठीक है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, और उनका लगभग 8.5 करोड़ का टर्नओवर था, बट इनिशियल ईयर में उनका लॉस था इसके अंदर, और लॉस कोई बहुत ज्यादा नहीं था, शायद 1-1.5 करोड़ का लॉस था। बट जब हमने ये किया और उनका ये अप्रूवल आया, वो 8 करोड़ से 25 करोड़ पहुंच गया उनका टर्नओवर, वो प्रॉफिट मेकिंग भी हो गए। तो उससे क्या हुआ कि उनको एक तो वो जो लॉस था वो भी कैरी फॉरवर्ड होके उनको सेट ऑफ करने को मिल गया, प्लस जो उनका ये टैक्स इस पे एप्लीकेबल था वो उनका बच गया, ठीक है। अब पूरा टैक्स नहीं बचा क्योंकि मैट इसमें लगता है, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे, बट उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है जिसकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि एक सेक्शन होता है सेक्शन 115 BAB, तो आपने ये ध्यान रखना है क्लाइंट को, अगर आपने 15% वाले स्लैब में डाल दिया, वैसे तो वो 2024 तक रेलिवेंट थी चीज, बट अगर आप डाल चुके हो उसमें और आप उसको कम रेट ऑफ टैक्स पे ऑलरेडी ले जा चुके हो, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन तभी ही एप्लीकेबल होता है जब नॉर्मल कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे वो फॉल कर रहा हो क्लाइंट, ठीक है, और या एलएलपी में तो 115 BAB का कोई रेलिवेंस नहीं है, बट कंपनी के केस में मैं बात कर रहा हूँ। एंड इसकी की कंडीशंस क्या है, ठीक है, बिजनेस जो है ना वो स्प्लिटिंग से, रिकंस्ट्रक्शन से ना बनाओ। सेकेंड हैंड मशीनरी जो है ना वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या करेगा, कोई अपना पुराना धंधा बंद करेगा, वही मशीन उठा के नई वाली में डाल देगा, कंपनी बना देगा, तो कहेगा मेरे को टैक्स हॉलिडे दे दो, ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन भी है। देन फाउंडर और डायरेक्टर जो है उनकी ऐसी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कोई डिफॉल्ट किया हो, जो मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। और अब इसमें ये चीज बड़े ध्यान रखने वाली है कि स्टार्टअप जो है ना उसका पर्पस ये ना हो सिर्फ ये एग्जाम्पशन लेने के लिए उसने ना बनाया हो, टर्नओवर उसका 100 करोड़ पार हो गया, एग्जाम्पशन लेने के लिए अलग दूसरी कंपनी बना दी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें ना कुछ, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सारे, ठीक है, तो हम जुगाड़ करते हैं कि भैया चलो क्या करेंगे, उनके किसी रिलेटिव को बना देंगे, ठीक है, और एग्जाम्पशन ले लेंगे, ठीक है। बट ये ना मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है चीजें, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास में सारी इन्फॉर्मेशन होती है और सारे डिपार्टमेंट आज के डेट में इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। इनकम टैक्स GST से हो चुका है और स्टार्टअप का भी बैक एंड पूरा वो रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी कहीं से अगर पकड़ में आ गई तो आपकी एप्लीकेशन वैसे भी रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है, आपसे क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं वो, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप ये सब जो लूप होल्स हैं, आप साफ सुथरा केस पकड़े, अच्छे से उसको करें और क्लाइंट को बेनिफिट दिलवाएं, और फोकस उन पे करें जो स्टार्टअप्स है। मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी आपको ऐसे कंसल्टेंट बहुत मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये लूप होल निकाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीजें नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म चीजें हैं, क्योंकि क्लाइंट को कल को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ना तो आप उस कंसल्टेंट को पकड़ सकते, सारी चीज आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, कि साफ सुथरा केस पकड़ना है, जो एलिजिबल है उसी को दिलवाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्यों हमें बाद में झंझट में पड़ना अननेसेसरी। तो डॉक्यूमेंटेशन देखो, वैसे तो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मेंशन है और आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ी चीज मैंने यहाँ पे शेयर करी है ना, बट आपको मैं वैसे ओवरऑल बता देता हूँ कि कंपनी को अगर कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है, कंपनी का कोई ट्रेडमार्क पेटेंट अप्रूव्ड हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको थोड़ा सा और ज्यादा एप्लीकेशन को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। पिच डेक जब आप बनवाएं, है ना, या पिच डेक जब हम बनाते हैं बेसिकली, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, पिच डेक में हम सारे एस्पेक्ट्स उसके कंसिडर करते हैं, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस से लेके ये सब कुछ चेक करते हैं कि उसका कहाँ कहाँ एसोसिएशन है। ऐसा तो नहीं सिर्फ वो ट्रेडर ही है, मतलब उसने खुद को इनोवेशन किया है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया है, तो वो जो 4-5 चीजें मैंने अभी पहले डिस्कस की थी वो सब हम चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं। जब वो वैलिडेट हो जाती है ना, उसके बाद ही हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपका हम ATISC कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया है, डे 1 से जब से हम ये कर रहे हैं, हमने लगभग आई थिंक 3 अप्रैल 2021 को ये सर्विस स्टार्ट की थी, अगर मेरे को एग्जैक्टली याद है तो होली के 5 दिन बाद, करेक्ट 28 मार्च की शायद होली थी, हाँ, तो 3 अप्रैल 2021 में हमने ये स्टार्ट किया था, आज 28 मार्च 2025 हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया हमें ये करते हुए। तो लास्ट 4 इयर्स में हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं
उनमें हमने कभी भी जबरदस्ती किसी को पुश नहीं किया क्लाइंट को कि ये करवा लो। क्लाइंट जब इसके बारे में अवेयर हुआ, उसने इंटरेस्ट शो किया, तो हमने उसका एक फिल्ट्रेशन किया। और फिल्ट्रेशन कैसे किया? ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले उसकी एलिजिबिलिटी देखी, फिर उसकी देखी कि इनोवेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, फाउंडर्स का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, उसके बाद ही हमने बोला कि हाँ हम ये कर सकते हैं। देन वी हैव एक्सेप्टेड द केस, वी हैव चार्ज गुड फी ऑल्सो। ठीक है, आप भी इसमें अच्छी फी भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छी फी कैसे चार्ज करनी है आपको? अच्छी फी चार्ज करने के लिए आपको अगेन ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कि ये सिर्फ टैक्स सेविंग ही नहीं हो रही है। अगर आप सिर्फ टैक्स सेविंग वाला पॉइंट भी बोल देंगे ना क्लाइंट को, तो आप उसको बोल देंगे भाई देख, तेरे को मैं 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी उसका टैक्स आप सेव कर रहे हैं, आप उसको बताइए भाई मैं तेरा इतना टैक्स सेव कर रहा हूँ, उसके हिसाब से तो फी बनती है, बट उसके अलावा मैं तेरे को ये सब बेनिफिट भी दिलवा रहा हूँ तेरे स्टार्टअप के। ठीक है, तेरा जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वो स्टार्टअप फंडिंग के लिए देख रहा है तो आप ये सब चीजें भी ऐड कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉज दूंगा एंड आई जस्ट गेट बैक टू द स्क्रीन। ओके, तो अभी आपको क्लैरिटी हो रही है जो भी मैं सारे एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ? अगर हो रही है तो आप थम्स अप कर दें या यस कर दें। ओके लोकेश, ग्रेट ग्रेट, मोहित जी ग्रेट, विपुल जी थैंक यू। ओके, तो शुड आई कंटिन्यू और अभी कुछ क्वेरीज है? आई थिंक स्लाइड्स ऑलमोस्ट हो गई हैं, जस्ट अ सेकंड, डिले। हाँ देखो, ये फटाफट कर लेते हैं, देन वी विल क्विकली मूव ऑन टू क्वेरी पार्ट, बिकॉज मैंने जैसा आपको बोला था मैं इसको 35-40 मिनट्स में कंक्लूड करूंगा इंक्लूडिंग क्वेरीज का टाइम। ओके, सो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का रिस्क क्या है, ये पता होना हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी डिलेज है या पॉसिबल रिजेक्शंस हैं, ठीक है, जो IMB इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड द्वारा किया जाता है, जैसे मैंने बताया IRS ऑफिसर्स की टीम है, रिव्यू करती है। मतलब पहले उन्होंने क्या रखा है कि एक टीम बिठा रखी है जो ड्यू डिलिजेंस में, रिसर्च में बहुत तेज है। वो क्या करती है, पूरा बैकग्राउंड चेक करती है, सब कुछ वेरीफाई करती है, उनकी एक चेकलिस्ट बनी हुई है, उसके सारे फिल्टर क्राइटेरिया में अगर आप फॉलो होते हो, फिर वो फिल्टर करके आगे भेजती है। फिर एक दूसरी टीम बैठी है, वो उसको अप्रूव करती है, फिर वो IMB के पास जाता है। IMB अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो वो वाला स्टार्टअप अप्रूव होता है, और फिर वो इनकी एक गैजेटेड लिस्ट होती है जो स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे आपको दिख जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पर आपको पता लग जाता है कि स्टार्टअप को एग्जेम्पशन मिली है, किसको नहीं मिली है ना। और पहले तो ये भी बताते थे कि किसको किस वजह से मिली है, किसको किस वजह से नहीं मिली है, इस लेवल की डिटेल भी होती थी, अब वो डिटेल नहीं मिलती। ठीक है, तो इंक्रीज स्क्रूटनी फॉर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन। नेगेटिव, अब ये सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अगर आप सही, आपको मैं अगर सही चीज बताऊं तो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन का मतलब वही है कि आप एक बार अप्रूवल ले चुके हैं, वही कॉमन डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रूटनी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे तो लॉ में ऐसा नहीं लिखा कहीं भी कि आपने एक बार अप्रूवल ले लिया तो आप दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि आप अलग अलग बिजनेस भी कर सकते हैं, है ना। बट अगर इंटेंशन है बार बार सेम तरह के काम को आप अलग अलग कंपनीज बना के बार बार टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई करेंगे तो फिर वो गलत है। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्क्रूटनी होती है ज्यादा डिटेल में। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, वैसे तो देखो इन्वेस्टर्स को जनरली नहीं पता लगता, बट हाँ ड्यू डिलिजेंस के दौरान आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये निकल आया कि आपने ये अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया, तो वो एक नेगेटिव परसेप्शन की क्रिएट हो सकती है ना। एंड लॉस ऑफ वैल्यूएबल टाइम एंड मिस फंडिंग अपॉर्चुनिटी, वो तो रहेगी। ठीक है, क्लाइंट के लिए भी नुकसान है और आपकी भी रिलेशन खराब होगी क्लाइंट से। इसलिए मैंने बोला था कि केस वही उठाए जहां आपको लगता है कि हाँ इस बंदे को, ये स्टार्टअप है, इसको जेन्युइनली ये चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छा टूल है टैक्स सेव करने का। ठीक है, ओके, सो as I mentioned earlier also, documentation alone is not enough. A deep understanding of what IMB expects is very critical. Interministerial board का IRS ऑफिसर कैसे सोचता है, ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे करना है, वो आपको अगर क्लियर हो जाए तो ही आप इसको खुद करें एज असाइनमेंट, वरना आप ये आउटसोर्स करके किसी एक्सपर्ट से ही कराएं। सो अप्रूवल रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गाइडलाइंस एंड एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड रिजेक्शन जो है ना वो फ्यूचर अप्रूवल को और कॉम्प्लेक्स कर देता है, बिकॉज क्या होता है कि आपने एक बार एप्लीकेशन लगाया, उसमें उन्होंने मान लो रिसबमिशन में डाल दिया, फिर आप दोबारा जब क्वेरी डालते हैं ना तो चांसेस आर वेरी वेरी मिनिमल, मतलब आपका फिर 50-50 हो जाता है कि पता नहीं अप्रूवल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले गो में ही कोशिश ये करें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एम्प्लॉय की डिटेल्स, पिच डेक, अपनी ITRs, ठीक है, और सारी वीडियो जो भी इसकी बनती है 1 से 3 मिनट की एक अच्छी वीडियो, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को एंड टू एंड आप कवर करके चले, फिर ही सबमिट करें। जैसे अभी मैं आपको 4 दिन पहले का केस बताता हूँ। अभी एक प्रोफेशनल है मुंबई से, काफी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, बोलते हैं कि मैंने तो रिलायंस की बैलेंस शीट साइन करी हुई है और मैं तो इतना पुराना CEO हूँ, तो मेरे से जो है वो मांग रहे हो, वीडियो मांग रहे हो, ऐसे ही करवाओ इसको अप्रूव। मैं कहा सर आपने कोई भी बैलेंस शीट साइन करी हो उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है।
इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसमें वीडियो सबमिट करनी है, ठीक है, आप वीडियो मुझे नहीं दोगे, मैं इसको सबमिट कर दूंगा, 8 महीने का ये प्रोसेस है, ठीक है, सबमिट हो जाएगी और फिर जब ये रिजेक्ट होगी तब आप मुझे कहोगे कि ये तो रिजेक्ट होगी, तुमने ठीक से नहीं करी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट कभी भी जो आपका क्लाइंट है उससे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लेके ये काम ना करें। पूरे डॉक्यूमेंट हो, पूरी डिटेल हो, वो दे सकता है, वो एग्री करता है, तभी ये काम करें, ठीक है। टर्म्स पहले उससे एग्री करके ये काम करें, बिकॉज इसमें क्या होता है, क्लाइंट बाद में ना मुकर जाते हैं डॉक्यूमेंट या डिटेल देने से। जब टैक्स एग्जेम्पशन की बात करने जाओ तो एग्री हो जाते हैं, आधी फीस भी दे देंगे, ठीक है। बाद में जब डॉक्यूमेंट उनसे लो तो क्योंकि क्या है कि कभी कभी थोड़े लेजी लोग भी होते हैं, तो ऐसे लोगों से आप पहले से ही ना टर्म्स कंडीशन क्लियर करके चले कि भाई कोई रिफंड नहीं मिलेगा तुम्हें बाद में, लेकिन सोचो पैसा वापस मिल जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट को भी आपको ध्यान रखना है जब आप ये केस उठा रहे हैं तो। और बाकी मैं अपना अगर बात करूं, अभी ये 87 प्लस हो गई हैं अप्रूवल्स, और अभी परसों ऐसा भी हुआ था, परसों एक नोटिफिकेशन भी आई थी स्टार्टअप इंडिया से, 24 मार्च 2024 के पहले के जो केस रिजेक्ट हुए थे या जो रिसबमिशन में थे, उन्होंने एक विंडो स्पेशली उनके लिए ओपन की थी एक दिन के लिए 25 मार्च 2025 को, कि वो वाले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके जो 24 मार्च 2024 के पहले के हैं वो अपना अप्रूवल बिफोर 31 मार्च करा सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि इसमें जब आपका अप्रूवल होता है, मतलब एप्लीकेशन डेट इसमें मैटर नहीं करती बिल्कुल भी, इसमें मैटर जो करता है वो करता है अप्रूवल डेट। जिस दिन आपका अप्रूवल आया वो आपको देखना है कि किस फाइनेंशियल ईयर में आया, उस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स ही आप ये टैक्स एग्जेम्पशन जो 3 इयर्स की है वो कंसेक्यूटिवली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे अभी एक क्लाइंट का रिसेंटली हम केस कर रहे हैं जिसका अभी काम चल रहा है, आज मेरी बात हुई है टीम पे, उसमें क्या है कि उसका ना 2018-19 आई थिंक उसका कौन सी तारीख थी, अक्टूबर 2019, हाँ अक्टूबर 2019 की उसकी कंपनी बनी हुई है, ठीक है। तो 19-20 उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि वो ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही है, क्योंकि 19-20 अगर 2019 में बनी है तो 2029 तक की उसका स्टार्टअप इंडिया वैलिड है, और 25 अगर मैं उसका अब फाइल करता हूँ, अगर मान लो 25-26 में अप्रूवल आता है तो बिल्कुल मतलब 25-26, 26-27, 27-28, ठीक है, एक साल फिर भी उसका बचेगा। बट आप ये ध्यान रखें कि जब आप केस उठा रहे हैं तो ऐसी कंपनी का ना उठा लें, 2016 की कंपनी का मत उठाएं, क्योंकि उसके तो 3 साल वैसे ही लैप्स हो जाएंगे, 2016 का तो 2026 में वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की भी बड़ी रेलिवेंस है इसमें, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको। वैसे मैंने एलिजिबिलिटी में डिस्कस किया है ना, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे। आई होप मैं कुछ क्लैरिटी आपको दे पाया हूँ। एंड ये कुछ कॉमन एफएक्यूज मैंने 2-3 लिखे हैं वैसे, कि कैन लॉस मेकिंग स्टार्टअप अप्लाई, तो डेफिनेटली इट कैन अप्लाई, एंड अप्रूवल कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस द वैल्यूएशन ऑफ अ लॉस मेकिंग स्टार्टअप आल्सो। और 115 बीएबी अगर ले रखा है तो एटीआईएसी, ये दोनों साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड डज डीपीआई डिजिग्नेशन गारंटी एग्जेम्पशन? नो, सेपरेट अप्रूवल आईएमपी से चाहिए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया हमारा एक फिल्टर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप अगर हमारे से ये केस कराते हैं तो हम पहले एक डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। इनोवेशन वैलिडेशन, मतलब ये मैंने इनोवेशन यहाँ पर लिखा है, बट हम 6-7 पैरामीटर्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर 2-3 पैरामीटर में भी फॉल करता होगा तो हम उस एप्लीकेशन को एम्बर मानते हैं, मतलब उसको हम मानते हैं कि हाँ ये एक्सेप्ट हो सकती है। देन हम आपका एक स्ट्रक्चर पिच डेक, स्टार्टअप वीडियो क्रिएशन में हम पूरा गाइड करेंगे, आपको सैंपल वीडियोस भी शेयर करेंगे, ठीक है, आपको गाइड करेंगे कि कैसे वीडियो बननी है, ठीक है, जो आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। देन एंड टू एंड हैंडलिंग आईएमपी एप्लीकेशन की फाइलिंग की अप्रूवल तक, हम अगर केस लेते हैं तो अप्रूवल तक का हम आपको जो है पूरा सपोर्ट देंगे, अप्रूवल हम ला के देंगे, प्लस अप्रूवल के बाद जो फाइलिंग्स होनी है उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से फाइलिंग होनी है, आईटीआर के पर्सपेक्टिव से भी और जो फॉर्म फाइल होने हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, एटीआईएसी अवेल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब यू हैव टू इवैल्यूएट द एलिजिबिलिटी, ठीक है। एक फ्री इनिशियल इवैल्यूएशन सेशन आप कर सकते हैं, हमारे साथ भी करा सकते हैं, जिसमें हम जूम कॉल, गूगल मीट या फिजिकल मीटिंग, दिल्ली एनसीआर में अगर है तो फिजिकल मीटिंग भी हम कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। तो प्री अप्रूवल असेसमेंट हम उसका करके एनालाइज करके अगर वो बिजनेस केस हमें स्ट्रांग लगेगा, ठीक है, तो वो हम टेकअप कर लेंगे, एंड देन वी कैन डेफिनेटली वर्क, और उसमें पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला, केस वही उठाएंगे जिसमें आपको और हमें दोनों को कंफर्ट हो कि हाँ यार ये बंदा ठीक है। ऐसा केस उठाने का फायदा नहीं है जिसमें हमें जबरदस्ती उसको इधर उधर से लूप होल बना के, ठीक है, खिचड़ी बना के जबरदस्ती उसको अप्रूवल के लिए लेके जा रहे हैं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम क्लाइंट। तो वो ना हमारा ऑब्जेक्टिव पहले कभी रहा है किसी क्लाइंट के साथ, ना अब है, ना आगे रहेगा, ठीक है। क्योंकि केस कम कर लो बट करो वो जो जेन्युइन हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, जो हमारी आज तक हमने आई थिंक 119 के अराउंड एप्लीकेशन जो फाइल करी होंगी, उसमें जो एप्लीकेशन हमारी अभी अप्रूव नहीं हुई है, या तो वो रीसबमिशन के बाद हमने जो सबमिट करा है वो पेंडिंग है, ठीक है, अराउंड 31 या 32 केसेस है, या फिर वो वैसे पेंडिंग है सबमिशन के बाद। वरना जो दूसरी एप्लीकेशन है ना वो सारी अप्रूव्ड ही है। आई थिंक 2 केस होंगे जो रिजेक्टेड होंगे, वो भी हमने कह के क्लाइंट से बात पहले होगी कि सर आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो क्लाइंट की मर्जी थी, उसके पास पैसे फालतू थे तो उसने करवा लिया सबमिट, ठीक है। तो रिजेक्शन इसमें नहीं होता, बट अगर आपका फिल्टर क्राइटेरिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होगी,
तो रिजेक्शन नहीं होगा, वरना रिजेक्शन के चांसेस होते हैं इसके अंदर, बड़े देखभाल के करना होता है इसको। ठीक है, तो नाउ इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू एंड मैं आपको ओके आई थिंक कैन वी इनवाइट एवरीवन टू स्टेज। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेरी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपका अभी नहीं है, आपको लगता है कि क्लाइंट से डिस्कशन के दौरान डाउट आ गया, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए बोलिए सर। तो जैसे 2017 में रजिस्टर हुई है कंपनी 1 अगस्त को, वो एलिजिबल है क्या इसके लिए? 2017 में सर, 2017 वाली ना देखो 17-18 और उसका जो है ना 27 में खत्म हो जाएगा वैसे तो स्टार्टअप इंडिया, अगर आपने ले रखा है तो। ओके, तो हाँ, तो मेरे हिसाब से सर लेना नहीं चाहिए वो केस, अननेसेसरी, मतलब आप लेंगे भी तो उसको मिलनी तो है नहीं एग्जेम्पशन, उसका तो टाइम पीरियड 3 ईयर का रहेगा नहीं ना। 2 साल का तो मिल सकता है क्या 2 इयर्स के लिए? देखो ये ना क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है, डिस्कशन पर्पस के लिए हम अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट हो सकता है गलती से अप्रूवल भी दे दे। ओके, ठीक है, बट लॉ के हिसाब से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बीइंग अ प्रोफेशनल, कि भाई ये 3 ईयर के लिए है। ठीक है, तो 2018 के बाद वाली कंपनी ही उठानी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो वही उठाऊंगा, आपको भी वही सजेस्ट करूंगा, उससे पहले की कंपनी मत उठाओ। ओके, एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी ये लाइक वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस? ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कुछ इनोवेशन कर रही है कुछ प्रोसेस में, ओके, मतलब हम ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं लोकेश उसके बारे में, मतलब हम बात कर सकते हैं एक बार, आपके पास अगर कंपनी की प्रोफाइल वगैरह हो तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस। ओके मैम, मुझे भी एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जैसे कि जो हम एटीआईएसी की जो डेफिनेशन देखते हैं, तो एटीआईएसी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो सेक्शन है वो बोलता है कि या तो इनोवेशन हो या इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो वहां पे वो बोलता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस प्रोडक्ट और प्रोसेसेस प्रोडक्ट और सर्विस। तो अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है लेकिन वो इनोवेशन पहले नहीं है, लेकिन अगर वो अपने किसी प्रोसेस में जो कि मेजरेबल हो चेंज करता है और उसके रिजल्ट्स भी मेजरेबल होते हैं, तो क्या वो इस कंडीशन इसकी कैटेगरी में फॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट अगर किसी ने अभी इनोवेशन नहीं करी है बट उसका जो विजन है फाउंडर का, ठीक है, वो विजन है कि वो इनोवेशन करना चाह रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उस बेसिस पे भी हो सकता है, बट उस फाउंडर को या उस टीम को ना पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज के ऊपर, ठीक है ना, कि वो इनोवेशन जो करने वाला है ना वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसकी डेप्थ भी चेक होती है। कोई वो ऐसी चीज ना बोल रहा हो कि वो रेगुलर यूज की चीज हो और वो कह रहा हो कि मैंने इनोवेट किया है ना। बट आजकल क्या है, देखो टैक्स एग्जेम्पशन ना बहुत ज्यादा वो कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने ना, कि वो ऐसा होल्ड कर नहीं रहे हैं केसेस को, ठीक है, तभी इतने सारे अप्रूवल अपने भी हो गए हैं ना। ठीक है, तो इनोवेशन, हाँ, इनोवेशन की ना कोई डेफिनेशन नहीं है, इनोवेशन का कोई दायरा नहीं है। अगर फाउंडर प्रूव कर सकता है, उसकी कन्विक्शन है अपनी प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस पे, तो डेफिनेटली मिल जाएगा उसको। ओके, और सेकंड, हाँ जी, ओके, जैसे कि आपने दिखाया कि आप एटीआईएसी के लिए पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एंड इवन आफ्टर की आफ्टर द एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी पोस्ट जो भी सबमिशन होती है या उसमें भी आप हेल्प करते हो, असिस्टेंस करते हो। तो इसके अलावा एक स्टार्टअप को और जो हेल्प चाहिए होती है, देयर आर सो मेनी एरिया जहाँ पे उसको हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, कई बार उसके बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, तो या इसलिए इस तरीके से भी कुछ रहता है आपका? बिल्कुल या आप क्या, मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आप स्टार्टअप के लिए क्या क्या और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सो दैट कि एक माइंड में मिले कि भाई हम किस तरीके के अगर मान लो हमने किसी क्लाइंट को कैटर करना है तो हम क्या क्या एरियाज हैं जहाँ पे हम उसको कैटर कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। राइट, गॉट इट। सो देखो हमारी जो मेन एक्सपर्टीज है वो बीइंग अ प्रोफेशनल, हम सब कंप्लायंस तो करते हैं, वो तो हम सब करते हैं। हमारा हम उसका बिजनेस एंगल से, जैसे उसका फंड यूटिलाइजेशन प्लान है, पिच डेक है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, उस वाले पॉइंट पे हम उसको हेल्प करते हैं। अब अभी कुछ रिसेंटली हमने अगर बात करूं, आज से 2-3 महीने पहले हमने ईज ऑफ वैल्यूएशन वगैरह में भी काम करना शुरू किया है, बिकॉज आई वाज नॉट द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बट हम किसी वैल्यूअर की हेल्प से कर रहे थे पहले, ठीक है, तो वैल्यूएशन वाले पार्ट भी हम करते हैं, है ना। एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन में हम खुद नहीं करते, वो हम एसोसिएट से कराते हैं, ठीक है। वैसे तो हाँ, वैसे मैं लॉयर हूँ बट मैं नहीं करता वो वाला काम। ओके, एग्रीमेंट वाला नहीं करता मैं, बट हो जाएगा अगर आपके पास है ना, तो वी कैन गेट इट डन। ओके, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। या आई थिंक विपुल वांटेड टू आस्क समथिंग। विपुल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद? हाँ, यस।
मैं ये पूछना चाह रहा था मैं भाई, इसमें आपने जैसे बोला कि एक अगर पहले उसने कहीं एटीआईसी ले रखा है, ठीक है, तो क्या वो दोबारा से किसी दूसरी कंपनी में एटीआईसी नहीं ले सकता क्या? नहीं नहीं, मैंने यही बोला था कि अगर उसने एक एटीआई से ले रखा है और वो दोबारा दूसरी कंपनी के लिए लेने जा रहा है तो उसकी स्क्रूटनी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वेरीफाई होगा कि क्या इस कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट वैसा ही है जो पिछली कंपनी का था। अगर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग अलग है तो डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिटेल स्क्रूटनी के बाद ये पता लग पाएगा डिपार्टमेंट को, राइट? मतलब अगर प्रोडक्ट अलग है बेसिकली तो वो कर सकता है ना, सेम कंपनी के लिए हमारा तो अलग है। राइट राइट राइट, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। आप ऐसा, आप इसको इस एग्जांपल से समझो, किसी कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देता है फॉरेनर्स को, ठीक है। अब एटीआईएसी में ना ये बोला गया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स होंगे जो सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, मान लो कोई यूएस कंपनी के लिए, यूके कंपनी के लिए। अब वो उसने ना एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अब वो क्या कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर बना के उसने उस कंपनी में टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई किया, मिल गया उसको, बिकॉज फॉरेक्स में पैसा आ रहा था तो वेल्थ जनरेशन हो रही थी, तो उस बेसिस पे मिल गया एटीआईएसी। अब उसने क्या करा, एक दूसरी कंपनी बना दी, उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर, मतलब वो भी सॉफ्टवेयर, काम तो सॉफ्टवेयर का ही था ना उसका, तो दो कंपनी नहीं बना सकता वो एक सेम एक्टिविटी, अच्छा। है ना। वरना वो क्या करेगा, वो basically- अपसेल वाले प्रोडक्ट उनके लिए दूसरी कंपनी बनाता जाएगा। आप समझ गए? और जैसे आपने बताया कि जैसे इनोवेशन वाला क्राइटेरिया है, तो मेजर क्राइटेरिया इनोवेशन देखा जाता है या वेल्थ क्रिएशन या एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें तो भी कर सकते हैं हम? मगर इसमें क्या है, वैसे तो इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट टॉप 6 to 7 जो पैरामीटर्स हैं वो मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ, मैंने वैसे स्लाइड में लिखे हुए हैं वो। वेल्थ जनरेशन हो रहा हो, इनोवेशन हो रहा हो प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस में, या फिर आपका जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा हो अच्छे स्केल पे, अभी आप कर रहे हो या फ्यूचर में करने वाले हो, दैट डजंट मैटर्स। अभी अगर मान लो 10 एम्प्लॉय में आके आप 25 करने वाले हो तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। आपका सस्टेनेबल बिजनेस, मतलब पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों को कंसिडर करते हुए आप सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर डोमेन या इंडस्ट्री में ना कुछ इनोवेशन आप ले आए अलग तरह से, मतलब एक डोमेन स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ इनोवेशन आपने कर दी, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपको आपका चांस बढ़ जाता है। अगर किसी के मान लो इन 5 में से 2-3 पैरामीटर है तो उसकी एप्लीकेशन अपने आप ही स्ट्रांग हो गई, ठीक है। मतलब आप इसी से ही ना बात में ही पता लगा लोगे कि ये जो है ना मेरा आइडियल क्लाइंट है एटीआईएसी के लिए नहीं है, जब आप पिच करोगे क्लाइंट। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे आप बोल रहे थे कि मैं ना इनिशियली एवोल्यूशन करेंगे हम एक सेशन के थ्रू, तो जो आपने चेकलिस्ट बताई कि वो सारी चेकलिस्ट आप पहले सेशन में ही पूछ लोगे क्लाइंट से, कैसे करोगे एवोल्यूशन उसका? नहीं, पता क्या, देखो जैसे हम लोग जैसे आपसे मीटिंग कराते हैं फॉर एग्जांपल, तो किस तरीके से? सॉरी देखो, आप ना चेकलिस्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब क्लाइंट से बात करेंगे तो क्लाइंट को अगर हम सारे क्वेश्चन एक साथ बम्बार्डमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली ना तो क्लाइंट के कुछ समझ में आएगा ना हमारे आएगा। क्लाइंट से सिर्फ उसके बिजनेस के बारे में समझना है, ठीक है। वो तो आप जब 2-4 बार कन्वर्सेशन कर लो, 8-10 बार, तो आपको ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो 6 पैरामीटर है इसमें कहीं ये फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। We both can together connect with that client and हम उसका समझ लेंगे and then we can filter it out कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। And one more thing I wanted to ask. हाँ जी, ठीक है राघव जी, आप पूछिए फिर मैं बात कर। अच्छा ठीक, अच्छा ओके। हाँ जी। इसमें जैसे भी आप P2P में रहते हो तो P2P में क्या क्राइटेरिया रहता है अपनी कोटेशंस का? कोटेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके लिए हम कनेक्ट करेंगे, ऑफलाइन Okay. कनेक्ट करेंगे। ठीक है। वैसे कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ओके, नहीं बस क्वेरी नहीं है, यही पूछना था मुझे। कोटेशन के लिए कनेक्ट करेंगे अभी, ठीक है। Okay. अभी करते हैं, इसके कॉल के बाद ही कर लेंगे चाहे। हाँ जी, सूर्या बोलिए सर। आप सीड फंडिंग में भी कर रहे हैं क्या? बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट का आता है क्वेरी। देखो, सीड फंडिंग में हम करते हैं, ठीक है। हम इंक्यूबेटर्स के साथ कनेक्टेड है, बकायदा हमने उनका ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब हम एडमिन है, उनको हमने ग्रुप में ऐड किया हुआ है इंक्यूबेटर्स को। उनसे हम चेक भी करते रहते हैं कि अगर उनके पास कोई सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट हो। बट हमने केसेस जो भी किए हैं ना, उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जिनके अप्रूवल हुए हैं। मतलब उसमें ना हमारी एक्सपर्टीज की है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है कि उनके पास जो फंड है ना वो बहुत लिमिटेड है, उनका फंड बहुत जल्दी हो जाता है। तो सीड फंडिंग से बेटर तो वही है कि आप सीजीटी, एसएमई, सीडो, आप वो वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ज्यादा बेटर है ना। बट सीड फंडिंग इज समथिंग कि उसमें ना आपका सारी डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है क्लाइंट की, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको दूसरे इन्वेस्टर पिचेस में काम आती है। तो सीड फंडिंग को हम तो कभी भी एज अ सर्विस पिच करते नहीं है। हम क्लाइंट को बोलते हैं कि सर हम आपको फंडिंग रेडी कर देंगे, अब वो आपके पास ऑप्शन है, आप सीड फंडिंग में करो, ठीक है, या आप दूसरी स्कीम्स में करो, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स करो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि पिच डेक बन गया, फंड यूटिलाइजेशन प्लान बन गया, मेन चीज तो वही है ना। आप समझ रहे हो सूर्या?
यस यस नहीं बट आपका सीजीटी एसएमई और सिडबी ये सब तो रीपेबल है राइट बट सीड फंडिंग इट्स जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट ग्रांट राइट सॉरी, सीड फंडिंग जो नॉन रिफंडेबल होता है ना नहीं नहीं, सीड फंडिंग में भी दो ऑप्शन है। नहीं, सीड फंडिंग में भी दो ऑप्शन है। एक सीड फंडिंग ग्रांट है, एक सीड फंडिंग डेट है, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ओके ठीक है, दो अलग अलग है। उसकी लिमिट है 50 लाख रुपीस तक, जो सीड फंडिंग डेट है। ठीक है, सीड फंडिंग डेट हमने चंडीगढ़ के क्लाइंट को दिलवाया, और सीड फंडिंग ग्रांट हमने एक आई थिंक मुंबई का क्लाइंट है उसको दिलवाया। उसका काओ का कुछ उसने वो बनाया था डिवाइस, फंगस पता नहीं चेक करने का कोई डिवाइस था उसका। और एक ना निधि प्रयास करके भी स्कीम है, अगर आपने एक्सप्लोर ना की हो तो क्लाइंट का आप ये भी चेक कर सकते हो कि निधि प्रयास में तुम फॉल कर रहा हो। अगर सीड फंडिंग में नहीं फॉल कर रहा तो उसमें और भी ज्यादा बड़ा ग्रांट मिल सकता है। ठीक है, उसमें भी हम काम करते हैं वैसे, है ना, बट उनकी ना परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत कम है गवर्नमेंट फंडिंग वाले केसेस की। तो अपने कुछ ऐसा प्लान करते हैं, वन ऑन कॉल रखते हैं, अपने डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है हम महाराष्ट्र में, बॉम्बे में काफी लोगों का इंक्वायरी आ रहा है इसके रिलेटेड, सो लेट्स वर्क ऑन दिस। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के इंक्यूबेटर से भी कनेक्ट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद एक बार करते हैं। हाँ वैसे बोल रहा हूँ, काफी अच्छा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट समझ में आ रहा है मुझे इसके रिलेटेड। इनफैक्ट हम लोग भी पर्सनली क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं, बट एक भी केस अभी तक हाथ में लिया नहीं है, बट जस्ट वी आर वेटिंग अ गुड सम राइट पर्सन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस है ना। तो इसमें भैया, इसमें मेन चीज सिर्फ और सिर्फ ये है, फाउंडर के ऊपर सारी बात आ जाती है। आप सारी एप्लीकेशन कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, शॉर्टलिस्ट भी हो जाएगा, बट जब फाउंडर पिच करता है ना, तो वो फाउंडर का इवैल्यूएशन होता है। अब फाउंडर को अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। जबकि जो हम टैक्स एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें फाउंडर का बैकग्राउंड हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर है सब कुछ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर फाउंडर जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है, वैसे बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअली, बट अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है कि ये हमारे कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ऑल? नहीं, अपॉइंट कर सकता है, बट वो फाउंडिंग टीम का एक बंदा होना चाहिए। हाँ वही ना, तो वैसे कुछ ऑन पेपर किसी को अपॉइंट करवा सकते हैं। पता क्या है, जो स्टेज होती है ना स्टार्टअप्स की, उनके साथ बहुत सारे और चीजें होती हैं, हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे। मतलब वो ज्यादा लोगों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इक्विटी अपने पास रखना चाहते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, और पिच भी खुद करना चाहते हैं, फंड भी चाहिए होते हैं। ठीक है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है सीड फंडिंग में भी एक सेशन रख सकते हैं हम, सीड फंडिंग के लिए भी स्पेंसर, है ना। बट आई थिंक ये वाला जो है, इसके रिलेटेड आप बताओ, अगर इसमें कोई डाउट है तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस, बाद में भी कर सकते हैं वैसे तो, मतलब अभी कुछ है तो आप बता सकते हैं। नहीं, जैसे अभी आपका एटीआईएससी में आई थिंक 3 कंडीशन है, एक तो इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो मोस्टली का इनोवेशन होना कंपलसरी है कि, और आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ वाला भी अगर फैक्टर कंसीडर हो रहा है उसमें भी आ जाता है? हाउ इट इज? नहीं, सब बराबर है ना, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सारे। मैं सबका कितना लेट किया थोड़ा सा, इसके लिए आई एम सॉरी। सबका उतना वेट है। हाँ ठीक है, चलेगा सर, अपने कनेक्ट करते हैं ना। श्योर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको सेशन कैसा लगा, बिकॉज जैसा मैंने बोला फर्स्ट टाइम मैं B2B सेशन कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा कुछ, तो आप इंडिविजुअली भी बता सकते हैं, अभी भी बता सकते हैं, सबके सामने भी। हाँ मोहन भाई, एक चीज मुझे और पूछनी थी, ये थोड़ा मैट को एक्सप्लेन करोगे, हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं मैट को, मतलब किस तरीके से 100% हमारा जो प्रॉफिट है वो हम यूज, जो भी टैक्स बच रहा है हमारा वो 100%, तो हम बोलते हैं 100% क्लेम करवा देंगे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? नहीं, वो देखो, हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन आपका वैलिड है। 100% जो है ना, वो थोड़ा सा उसमें एक ये चीज देखने वाली होती है कि मैट जो एप्लीकेबल होता है 17% ऑन बुक प्रॉफिट एप्लीकेबल होता है, इवन व्हेन यू हैव दिस टैक्स हॉलिडे। ठीक है, तो इस टाइम पे बुक प्रॉफिट पे पहले आपको ये मैट पे करना होता है। ये मैट जो आप 3 साल तक पे करते हैं, इसका क्रेडिट आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में, अगर आपकी कोई लायबिलिटी आ रही है, टैक्स लायबिलिटी, उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो इफेक्टिवली वो 100% एग्जेम्पशन है, बट एक्चुअल में वो 100% एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब उन 3 साल में भी आपको मैट तो पे करना ही है गवर्नमेंट को, वरना अगर गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो टैक्स कर देगी ना, तो कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा गिर जाएगा गवर्नमेंट का ही, क्योंकि काफी सारी एग्जेम्पशन वो दे रहे हैं, तो उनका तो काफी नुकसान हो जाएगा एकदम से ही, वो सबको जीरो टैक्स कर देंगे तो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डेफरमेंट है इसमें। मतलब मिल तो 100% जाएगा वो नेक्स्ट 2 इयर्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स एक्स्ट्रा होने के बाद। करेक्ट। मतलब मैट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो ना, तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। ओके, ठीक है, आई थिंक वी कैन वाइंड अप नाउ इफ देयर आर नो फर्दर क्वेरीज। यस सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।